गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने लोग स्फेरिकल मिरर के ऊपर बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। मिरर के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें मिरर के ऊपर में डिटेल डिस्कशन किया गया हुआ है और आज भी अपने लोग देखेंगे मिरर कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर, उस सारा चीज़ पे अपने लोग आज भी बात करेंगे, लेकिन इस पर डिटेल डिस्कशन किया जा चुका है। लेक्चर नंबर 3rd या 4th होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है। तो आप याद करो तो इसके बारे में मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर, अगर वो लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। क्या याद होगा? तो मिरर कितने टाइप्स का होता है। तो मिरर कितने टाइप्स का होता है स्फेरिकल मिरर? तो 2 टाइप्स का, एक कॉनकेव था, कॉनकेव मिरर, और दूसरा अपना कौन था? तो याद करो दोस्तों, तो दूसरा था कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये बनता कैसे था? तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको क्लियर कट पता होगा कि कैसे बनता है, लेकिन चलो आज भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो कैसे बनाते थे स्फेरिकल मिरर? तो सबसे पहले अपने लोग एक नन्हा सा मुन्ना सा स्फीयर लेते थे, एक अपना अच्छा सा स्फीयर लेते थे। और स्फीयर किस चीज़ का होता था? तो स्फीयर जो होता था वो ग्लास का हुआ करता था। अब इस ग्लास के स्फीयर से एक पार्ट काट करेंगे, पार्ट एक काट करके निकालेंगे। तो एक पार्ट कट करके अपने लोग एक निकालें। अब इस पार्ट को कट करने के बाद, निकालने के बाद एक साइड से, चलो बाहर से अपने लोग का मन हुआ तो बाहर से आप कलर कर दिए। अगर उसको हम लोग बाहर से कलर करते थे, उस सर्कल के जो पार्ट काटे हैं, तो उसको अगर अपने लोग बाहर से कलर करते हैं तो बाहर से कलर करने के बाद वो मिरर बन जाता था। अपने लोग को पता है, कोई भी ग्लास को अपने लोग अगर एक साइड से पॉलिश करते हैं तो ऑटोमेटिक वो मिरर के जैसे ट्रीट करने लगता है, यानी कि मिरर वो हो जाता है। तो ये अब ग्लास था, अब ग्लास को एक साइड से अपने लोग पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश कर दिए तो ये मिरर बन गया। अब ये मिरर जो होता था ये कौन सा कैटेगरी में जाता था? तो ये मिरर जाता था अपना कॉनकेव मिरर। इसको अपने लोग क्या बोलते थे? तो कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया कौन सा? कॉनकेव मिरर। अगर अब इसी मिरर को, अब इसी पार्ट को आपका अपोजिट पार्टी आया, आप जानबे करते हो अपोजिट पार्टी का क्या काम होता है, तो ठीक आपका उल्टा काम करना। वो अब आएगा, बोलेगा नहीं भाई हम ऐसे नहीं मानने वाले हैं, हम इसको अंदर से कलर करेंगे। क्या करेंगे? तो अंदर से कलर करेंगे। अब वो अंदर से कर दिया तो ये मिरर जो होता था, अंदर से कलर करने के बाद ये भी तो एक मिरर का फॉर्मेट ले लिया। तो ये जो मिरर हुआ करता था इसको अपने लोग क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते थे? कॉन्वेक्स मिरर। और मिरर के केस में एक प्रिंसिपल एक्सिस होता था, इसके भी बारे में बात किए थे। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो जो मिरर को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। अब जहाँ पे वो मिरर को कट करता था प्रिंसिपल एक्सिस, उसको अपने लोग पोल बोलते थे, ई से डिनोट करते थे। ये सब तो पहले भी अपने लोग देखे थे, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस सब के तो बारे में पता था ही। आज अपने लोग एक नई पॉइंट के बारे में जानेंगे। किस चीज़ के बारे में? नई पॉइंट के बारे में। तो नया पॉइंट क्या है दोस्तों? आप सुना होगा फोकस। फोकस और फोकस लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, तो उसी के बारे में आज अपने लोग देखेंगे। फोकस लेंथ क्या होता है, लेंथ। और ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर भी हुआ करता था। स्फेरिकल मिरर के पास एक सेंटर भी हुआ करता था। जैसे देखो ये सेंटर है, इस स्फीयर के पास ये सेंटर है स्फीयर का। तब इसका जब ये सेंटर है, इसका सेंटर है, तो इस पार्ट का भी तो सेंटर यही होगा ना। इस पार्ट का भी सेंटर इधर ही होगा, इस पार्ट का भी सेंटर ये इधर ही का ही होगा। तो ठीक उसीलिए अपने लोग स्फेरिकल मिरर के पास भी एक क्या होता है? सेंटर होता है। अब देखो सेंटर तो होता है, इसको अपने लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस भी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल भी होगा, प्रिंसिपल। एक सारी पॉइंट के बारे में अपने लोग बात किए थे, याद भी कर लिए। अब एक नया पॉइंट आता है फोकस। अब फोकस क्या होता है? तो दोस्तों फोकस जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे, किसके पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, क्या बोला हमने? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट को कट करती है, उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं? तो फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फोकस। अब देखो ये इंसिडेंट रे आया, तो अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इंसिडेंट रे आया तो मिरर तो उसको स्वाभाविक सी बात है क्या करेगा भाई? तो भाई इसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अपने लोग को एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। कहाँ पे? तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर पे टकराता है, तो अब इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अब आप कहोगे कि इस पे तो नॉर्मल हम यही ड्रॉ करेंगे, तो ये तो
परपेंडिकुलर हो गया। आप बताए हुए हैं कि परपेंडिकुलर लाइट मिरर पे गिरने के बाद अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइट मिरर पे फॉल करती है तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट चला जाता है। लेकिन गौर से आप देखो दोस्तों, तो ये परपेंडिकुलर नहीं गिर रही है, ये कर्व है, ये मतलब ये प्लेन मिरर नहीं है, स्ट्रेट नहीं है जो ये परपेंडिकुलर होगा। ये क्या है दोस्तों, तो ये कर्व है। अब देखो परपेंडिकुलर होने के लिए 90 का एंगल होना चाहिए, लेकिन ये 90 का है, आपको दिख रहा है, ये तो लेस देन 90 है या मोर देन 90 है, तो कैसे आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने के लिए 90 का एंगल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है, और ये तो ऐसा कंडीशन है, ऐसा कंडीशन है। तो क्या ये परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो इस पर अपने लोग आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। तो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, नॉर्मल जो होता है, जैसे ये स्फीयर है, तो स्फीयर पे नॉर्मल जो होता है, जैसे ये सरफेस पे जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल फिक्स है। अगर नॉर्मल मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस पे आप परपेंडिकुलर कोई लाइन लोगे, यही ना होगा नॉर्मल। अब इसको आप बढ़ाओगे तो ये किस होकर के क्रॉस करेगा, तो सेंटर से होकर के क्रॉस करेगा 100%। कहीं भी आप स्फीयर पे नॉर्मल लो, कहीं भी स्फीयर पे नॉर्मल लो सरफेस पे, तो उसको आप एक्सटेंड करोगे तो सेंटर पे फिक्स हो जाएगा। तो सेंटर से जाने वाली लाइन अगर वो ये स्फीयर को कट करेगी तो कैसे कट करेगी, तो परपेंडिकुलर कट करेगी। तो आपको स्फीयर पे जब भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना हो, तो क्या ड्रॉ करना हो सर, ये कर्व मिरर के केस में, तो आप चुपचाप, आप कुछ नहीं करना, जहाँ पे इंसिडेंट रह जाएगा उस पॉइंट को सेंटर से आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिला देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, नॉर्मल हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो अब ये इंसिडेंट एंगल थीटा हुआ, इंसिडेंस एंगल, तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन लाइट जाएगा, और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर देगा उसी को क्या बोलते हैं, फोकस। और फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, तो लेंथ तो पता चल गया, लेंथ मतलब यानी कि माप, मतलब ये डिस्टेंस। तो कहाँ से डिस्टेंस मापते हैं मिरर के केस में, ये तो आपको अच्छे से पता है, कहाँ से मापते हैं, तो पोल से मापते हैं। तो पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसके बाद फोकस क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा, क्या होता है दोस्तों फोकस। तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद, यानी कि टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को वही क्या कहलाएगा, तो फोकस कहलाएगा। और फोकल लेंथ, तो पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। अब ये मिरर पे ये लाइन देखो, मिरर पे आपको लग रहा होगा कि परपेंडिकुलर है, लेकिन सच्चाई में ये परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि देखो लेस देन 90 है, ये भी लेस देन 90 है, तो ये है परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चाहिए, दोनों को 90 का चाहिए, और उसके लिए तो आपको एक नॉर्मल चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने के लिए एक नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल आप कर्व सरफेस पे आप जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कहाँ से जाएगा, अगर उसको आप एक्सटेंड करोगे तो सेंटर पे फिक्स है। तो आप आराम से चुपचाप क्या करना है, इस केस में कुछ नहीं सोचना है। कर्व सरफेस के केस में आप आराम से सेंटर से उस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे, वही क्या करेगा, तो नॉर्मल के काम करेगा। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस देख करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड रे भेज देंगे, और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया उसको अपने लोग फोकस लेंथ बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि फोकस क्या होता है। अब इसके बारे में मैं डिटेल्स में लिख देता हूँ। फोकस क्या, एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो किसके कटने से मिलता है, तो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से कटता है। कैसा रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, कैसा रिफ्लेक्टेड रे, तो वैसे इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे चाहिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ठीक है, अब इस सारी पॉइंट को लिख देता हूँ। अब इसे राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट के लिए सही रहेगा। तो दोस्तों मैंने जिन पॉइंट को यहाँ पे अभी समझाया उन पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो क्या था दोस्तों, अपना फोकस था, जो नए क्वांटिटी अपने लोग को मिला है, नए क्वांटिटी से मुलाकात हुई है, जान पहचान हुई, उसको कौन था अभी, तो फोकस था। और फोकस के बारे में अपने लोग जाने हैं कि फोकस क्या होता है। मिरर के बारे में अपने लोग पहले से जानते हैं, मिरर के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना हुआ है, लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हो। और मिरर कैसे बनता है वो सारा डिटेल डिस्कशन है उसमें, और आज भी देखे है कि मिरर कैसे बनता है। अब ठीक है, फोकस के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, वो देख लो क्या लिखा है। तो इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, एक पॉइंट होता है,
at which the incident rays which are parallel to principal axis and meet after reflection from the mirror। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पॉइंट होता है जो, और किसका पॉइंट होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे का। और कैसा रिफ्लेक्टेड रे होता है, किस रे का रिफ्लेक्टेड रे होता है, तो इंसिडेंट रे का। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the incident rays which are parallel to principal axis, देखो which are parallel to principal axis and meet after reflection from the mirror से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलती है उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, तो फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और रही अब एक और पॉइंट है जो कि है फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ये पोल और फोकस के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। पोल और फोकस के बीच का ये डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। जैसे ये हुआ तो ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ होता है। और ऐसे भी अपने लोग को पता है कि सारा डिस्टेंस मिरर के केस में कहाँ से मापा जाता है, तो पोल से। और पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव मानते हैं, एक तरफ निगेटिव मानते हैं। पॉजिटिव किधर मानते हैं, तो पोल से, पॉलिश सरफेस के उस साइड पॉजिटिव और रिफ्लेक्टेड सरफेस के इस साइड निगेटिव मानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसे आप राइट डाउन करो। आपको पता चल गया होगा कि फोकस क्या होता है, नई क्वांटिटी क्या होता है। अब अपने लोग बात करते हैं रेडियस और फोकस में क्या रिलेशन है। रिलेशन देखते हैं किसमें, तो रेडियस और फोकस में। तो फिलहाल अभी आप इसे राइट डाउन करो। इसके बाद इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो कि आप अक्सर देखते होंगे, r/2 जो होता है, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2। वही रिलेशन को अब अपने लोग एस्टेब्लिश करते हैं। फिलहाल इसे आप राइट डाउन करो। तो ठीक है दोस्तों, इसे आप राइट डाउन करो। तो दोस्तों अब अपने लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, जो कि आपको पता भी होगा। उसका आउटपुट F इक्वल टू r/2, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे कॉम्पिटेटिव हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है। तो देखते हैं कि ये आउटपुट कैसे मिलता है, ये रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है। तो उसी के ऊपर अपने लोग आज बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक रे डायग्राम लिया है। देखो ये इंसिडेंट रे हुआ और ये मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ। और यहाँ पे मिरर से टकराने के बाद इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड के बाद कहाँ मिलती है, तो फोकस पॉइंट पे मिलती है, फोकस पॉइंट पे। जैसे देखो ये मिरर हुआ और ये देखो सेंटर हुआ, इधर कहीं पे फोकस होगा। तो इसके जो भी रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारा रे क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस फोकस पॉइंट पे ही मिलेगा। अब देखो ये फोकस पॉइंट पे मिलेगा कैसे, तो देखो ये इंसिडेंट रे हुआ, अब ये यहाँ पे टकराएगा, मिरर से टकराएगा। अब रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल अपने लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर से उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराए, उसको एक लाइन से मिला देंगे। वो अपने लोग का नॉर्मल के जैसे काम करने लगेगा। अब जितना एंगल ये थीटा होगा उतना एंगल ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। और इसके बाद उसके अकॉर्डिंग टू ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार इसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे। अब रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वही क्या कहलाएगा, तो वही अपना फोकस कहलाएगा। अब देखते हैं कि इस फोकस और इस रेडियस में रिलेशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके लिए अपने लोग एक एजम्पशन मानते हैं कि ये रे सब जो है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पोल काफ़ी क्या है, पास, एक दूसरे को जितना एज्यूम कर सके उतना पास। मतलब देखो एक्चुअली में क्या होता है कि देखो अपना ई इतना छोटा है, अगर अपने लोग बड़ा डायग्राम कंसीडर करें, बड़ा, तो ये पॉसिबल है। अगर आँख इतना छोटा, तो ये रे तो आँख से बाहर जा रही है, तो क्या ये आँख को कभी ये इमेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या इतना बड़ा अपने लोग का आँख थोड़ी हो सकता है। तो उसके लिए छोटा से छोटा डायग्राम को कंसीडर करते हैं। एक्चुअली में बन रहा होगा हर एक साइड का डायग्राम, इससे बड़ा भी बन रहा होगा कोई भी पार्ट के लिए। अगर मैं पार्ट के लिए, तो मेरे लिए अगर मिरर है मेरे आगे, तो मेरे लिए हर एक साइड का इमेज ये डायग्राम बन रहा होगा, रे डायग्राम। लेकिन उसको अपने लोग का नीड होता है, अपने लोग वो रे डायग्राम को रीड कर पाता है अपने लोग का ही, जो छोटा हो, जो अपने लाभ ई के पॉसिबल हो। तो उसके लिए अपने लोग छोटा रे डायग्राम कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, छोटा रे डायग्राम।
अब सोचो ना, बड़ा रे डायग्राम ले ले, क्या अपने लोग का ई इतना बड़ा होता है, ई होता है इतना छोटा। अब लो ई है यहाँ पे और दोनों साइड से रे निकल गया, अरे अपने लोग को तो दिखाई नहीं किया, क्या तो इमेज दिखलाई भी नहीं किया, तो कहेंगे इमेज नहीं बना। ये कोई बात हुआ, इमेज बना लेकिन अपने लोग का ई छोटा है, तो इसके लिए रे डायग्राम भी कैसा लेना होगा, छोटा लेना होगा। तो अब सोचो छोटा पे काम कर पाएंगे, बोर्ड पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए बड़ा रे डायग्राम कंसीडर किया है। लेकिन ये समझना कि ये काफ़ी पास है, क्या क्या है, काफ़ी पास। अब जितना छोटा मान सको, जितना पास मान सको, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जितना पास मान सकते हो उतना पास है, लेकिन एक्चुअली में उतना पास है, लेकिन रियल में क्या ये उतना छोटा बनाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो देखो जब ये सारा काफ़ी पास होगा, ये लाइन सारा पास होगा, तो अगर तो ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो ये पी डैश में क्या होगा, काफ़ी पास होगा, काफ़ी पास होगा, तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, पी और पी डैश एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर जाएगा एक दूसरे को। जैसे देखो ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखो यहाँ पे ये ले लीजिए, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो एक दूसरे को क्या कर जाएगा, पोल और पी डैश दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर जाएगा, कंसाइड। तब देखो पी और पी डैश को हम लोग मानेंगे क्या, तो एक ही पॉइंट पे, क्या मानेंगे, एक ही पॉइंट पे। थोड़ा इसको एक डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों अब इसके ऊपर बात करते हैं, ये काफ़ी क्लोज क्यों माने हैं, काफ़ी पता चला ना कि ये रे डायग्राम काफ़ी एक दूसरे को क्लोज होगा, क्यों, जो मैंने यहाँ पे बताया। अब देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो पी डैश और पी और पी डैश एक ही पॉइंट पे होगा, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट को मान लो क्यू, क्या मान लो, क्यू। अब देखो यहाँ पे एज्यूम दैट पी एंड पी डैश आर वेरी क्लोज, ये अपने लोग एजम्पशन माने क्या, तो एज्यूम दैट पी एंड पी डैश वेरी क्लोज। अब देखो ये काफ़ी पास होगा, क्या होगा, काफ़ी पास होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ, और इसको एफ से डिनोट करते हैं, किस चीज़ से, एफ से डिनोट करते हो, इसको क्यू बोल दिया। तब देखो सी पी मतलब सी पी से सेंटर से पोल तक की दूरी को सी पी अप्रॉक्स सी पी डैश के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक दूसरे को कॉन्साइड कर रखा है, मतलब काफ़ी पास में है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा। जैसे देखो ए से ये पॉइंट ए, बी और सी काफ़ी पास में है, काफ़ी पास में, जो आपको गैप दिख रहा है ना वो भी गैप नहीं है। तो ए बी अप्रॉक्स बी सी होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यही तो यहाँ पे मैंने लिखा है सी पी अप्रॉक्स सी पी डैश, और सी पी अपना क्या है, सी पी क्या है, आर है, क्या है, ये आर है। अब देखो एफ पी अप्रॉक्स एफ पी डैश होगा, बिल्कुल होगा, एफ पी डैश होगा ना दोस्तों, और वो अप्रॉक्स होगा फोकल लेंथ के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ दूरी तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। अब चलो, अब एक चीज़ पता होगा आपको मैथमेटिक्स से कि अगर थीटा, देखो अब थीटा का भी बात कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि देखो ज्योमेट्री से जानते हैं आमने सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा, ये नॉर्मल से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, नॉर्मल से, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब देखो, अब ये थीटा होगा, ये ऊपर वाला दो थीटा है, थीटा और थीटा, टू थीटा, तो ये भी कितना होगा, टू थीटा होगा। जैसे दिखलाते हैं अभी आपको, ये और ये, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, टू थीटा होगा ना, अपोजिट साइड वाला एंगल टू थीटा होता है, क्योंकि देखो ये थीटा और थीटा, टू थीटा, इसको मिटा दो तो अब ये टू थीटा हो जाएगा ना, टू थीटा, तो ये भी तो टू थीटा होगा ना। यहाँ पर सिंगल थीटा था नॉर्मल से ऊपर, तो ये थीटा हुआ, और ये दोनों मिला करके टू थीटा, तो ये भी टू थीटा। तो ये तो चलो एंगल वाली बात हो गई, ये भी समझ में आया होगा। अब आगे देखो, और ये सब पॉइंट काफ़ी पास होगा, काफ़ी पास होगा, तो क्या एंगल बहुत बड़ा होगा, नहीं, वो भी छोटा होगा। तो थीटा जो होगा वेरी स्मॉल होगा, क्या होगा, एंगल वेरी स्मॉल। तो आप मैथ से जानते हो, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हो, या फिर इसको आप थीटा भी लिख सकते हो, अगर काफ़ी छोटा हुआ तो अब देखो टेन थीटा को
टेन साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हो या फिर थीटा लिख सकते हो। तो टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात करो किसके ऊपर, तो देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक सी पी डैश क्यू, देखो सी पी डैश क्यू। तो इन ट्रायंगल सी पी डैश क्यू में टेन थीटा लगाओ। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाली ट्रायंगल, देखो ये वाली ट्रायंगल, तो इसमें आप टेन थीटा लगाओ। तो टेन थीटा लगाओ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, क्या है, तो पी क्यू है, क्या है, पी क्यू, अपॉन बेस क्या है, सॉरी पी डैश क्यू होगा ना, बेस क्या है, तो सी पी डैश है, क्या है, सी पी डैश है। अब देखो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू पी डैश क्यू अपॉन सी पी डैश लिख सकते हैं। इसको मानो फर्स्ट, क्या मानो, फर्स्ट। अब आगे देखो, फिर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखो इसको आप कुछ भी नाम रख दो यार, इसको चलो एफ ही रहने दो, देखो चाहे पी है, क्या नाम रखते हैं, एम रख दो। तो देखो एम पी क्यू इन ट्रायंगल एम पी क्यू, इसमें भी टेन थीटा लगाओ, टेन और एंगल कितना है, तो टू थीटा, तो टू थीटा लगाएंगे। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू अपॉन बेस कितना है, तो एफ पी बोलो या एम पी बोलो, बात बराबर है। चलो एफ पी नाम मत रखो, क्या कि अपने लोग शुरू से यही मान लिया, तो नाम नहीं रखो, एफ ही रहने दो। इन ट्रायंगल एफ पी एम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फालतू में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए वही नाम रहने दिया, एफ शुरू से भी एफ रखे, इसलिए एफ रहने दो। तो इन ट्रायंगल एफ पी एम, अब देखो पी डैश क्यू, टेन थीटा पी डैश क्यू अपॉन एफ पी डैश। अब देखो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो टेन टू थीटा है, तो टू थीटा लिख सकते हैं। अब टू को उधर भेजो, तो थीटा इक्वल टू पी डैश क्यू अपॉन टू एफ पी डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मानो। अब इसे आप राइट डाउन करो, फिर आगे की बात करते हैं। इसे आप राइट डाउन करो दोस्तों, राइट डाउन कर लिया आपने। अब किधर रब करें, यहाँ तक राइट डाउन कर लिया। अब मैं ये रब कर दे रहा हूँ, ऊपर का ही रब करते हैं। अब देखो, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो दोनों ये भी थीटा तो दोनों थीटा का वैल्यू तो सेम है। तो देखो ये पहले ही बता रखा है, अगर LHS सेम होगा तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ये देखो, अगर ये थीटा 30 का वैल्यू इधर ये है, तो ये भी तो 30 ही होगा, तो थीटा 30 पे तो दोनों के लिए सेम है वैल्यू होगा। तो दोनों साइड जब एंगल सेम है, यानी कि LHS सेम है, तो RH भी सेम होगा, RHS। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड से CP डैश, देखो P डैश क्यू अपॉन CP डैश इक्वल टू P डैश क्यू अपॉन 2FP डैश लिख सकते हैं ना। जब दोनों का LHS सेम है तो RHS से भी सेम होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्या है, P डैश क्यू अपॉन CP डैश। अब देखो इधर से क्या लिख सकते हैं, 2 से P डैश क्यू अपॉन 2FP डैश। अब देखो P डैश क्यू कैंसिल हो गया। अब इसको बाय क्रॉस कर दो, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, तो 2FP डैश इक्वल टू CP डैश। अब देखो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसका काम समाप्त हो गया। अब देखो 2FP डैश, यहाँ देखो क्या है, FP डैश क्या है, तो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का है ना फोकल लेंथ। अब देखो CP डैश क्या है, CP डैश क्या है, तो CP डैश R है, R, तो F इक्वल टू R/2 आ गया। यही रिलेशन तो अपने लोग का एस्टेब्लिश करना था। थोड़ा बहुत कठिन था शुरू में, तो मैंने हैंडल किया, मतलब आपको बताया कि कैसे मतलब इसको प्रूव करना है, सारा प्रोसेस मैंने बताया। स्टार्टिंग में अपने लोग क्या किया है, तो छोटा सा रे डायग्राम कंसीडर किया, क्यों किया उसका भी रीज़न बताया, क्योंकि देखो डायग्राम बहुत बड़ा बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपने लोग का ई छोटा है,
तो उसमें से छोटा सा डायग्राम कंसीडर करेगा, हर एक साइज का डायग्राम बनता होगा। तो इसीलिए अपने लोग इस डायग्राम को क्या किए, काफ़ी पास पास शो किया, मतलब काफ़ी छोटा सा डायग्राम कंसीडर किया। बड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि उतना बड़ा आँख अपने लोग का रीडिंग नहीं लेता। यही एक एजम्पशन लिए, छोटा डायग्राम क्यों लेते हैं वो। और एजम्पशन लेने के बाद ये पॉइंट एक दूसरे को काफ़ी पास था तो काफ़ी पास होगा। फिर थीटा अगर सब पास पास है तो थीटा भी छोटा होगा, तो इसलिए थीटा काफ़ी छोटा होगा, तो साइन थीटा को टेन थीटा या फिर थीटा लिख सकते हैं। अब उसके बाद टेन थीटा, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एंगल कैसे लिए वो भी पता है। अब ये दोनों थीटा निकाले, एक बार इस ट्रायंगल में काम किया, इस बार इस ट्रायंगल में काम किया, फिर दोनों का LH सेम हुआ है, तो फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद अपना ये आउटपुट निकल के आ गया है F = R/2। तो आप समझ में आया कुछ कि ये जो फोकल लेंथ होगा ये कहीं और नहीं बल्कि अगर रेडियस का आधा होगा, यानी कि रेडियस अगर 10 मीटर है किसी भी स्फीयर का, मतलब कर्व मिरर का स्फीयर 10 मीटर है रेडियस, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, 5 मीटर हो, चाहे वो ये आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए ये अप्लाई है। इस केस में भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाने वाली रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे, इसका सेंटर इधर ही होगा, तो पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद तो जाएगी उधर, लेकिन किसी आदमी को लगेगा वो कहीं मिरर के पीछे से आ रही है, और जिस पॉइंट पे मिरर को लगेगा कि मिरर के पीछे से आ रही है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और इस केस में भी जो फोकस होगा वो रेडियस का क्या होगा, हाफ होगा, जो कि अभी अपने लोग प्रूव किया है। जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस का हाफ होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसको आप हमेशा याद रखोगे। ये तो इसका आउटकम तो अपने लोग को क्वेश्चन बनाने में काम आएगा ही, लेकिन हो सकता है डायरेक्ट 5 नंबर का आपसे ये पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में भी, तो इसलिए आप माइंड में रखोगे, बार बार रिवीजन करते रहोगे। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।